अस्सलामु अलैकुम। गर, उस जहन्नुम के लिए तुम गर जैसे लफ्ज का इस्तेमाल भी कैसे कर सकते हो? और फिर मैं किसके सहारे रहती वहां? मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे हिफाजत की जरूरत थी तुम्हारे घर वालों से और सबसे बढ़कर तुमसे। वो अपनी शहादत की उंगली मुकाबल के सीने के मकाम पर रखते हुए रोहान सा मगर सख्त लहजे में बोले मुझसे। वो बेयकीनी के आलम में पूछने लगा। वो अपने किरदार की सफाई देने का बिल्कुल भी आदी न था, मगर सामने खड़ी इस लड़की को अनगिनत बार अपने किरदार की सफाई दे चुका था। फिर भी वो लड़की इसे अपने बच्चे का कातिल मानती आई थी। हाँ, तुमसे, तुम जैसे दौलत के खरीद से, जिसे अपनी औलाद से कहीं ज्यादा दौलत प्यारी थी। इस लड़की की सियाह आंखों में गम और गुस्सा उमड़ आया था। मुहीब को इस लड़ाई का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। बनती भी हो तो बिगड़ जाती है गुस्से में। इसलिए इस ज़हीन शख्स ने खामोशी को तरजीह दी और खामोशी इख्तियार की। वो लाख सफाई दे मगर मुकाबल इस पर इतबार नहीं करेगी, ये वो जानता था। जवाब जा चुका था जब तक वो दरवाजे पर पहुंची। मुहीब शहजीन को लेकर कमरे में चला गया। वो शहजीन को बेड पर लटाकर इसके पास बैठ गया। वहीं दूसरी जानिब नजमा गुस्से से बर्तन धोने लगी। वो अपना सारा का सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। कांच का गिलास गुस्से से कैबिनेट में रखने लगी, मगर ध्यान से ना रखने के सबब वो नीचे गिर गया। गिलास टूटने की आवाज पर मुहीब अजलाल मलक दौड़े चले आया था। इसने सामने से बिजली की फुर्ती से आकर नजमा को पेट के मकाम से पकड़कर स्लैब पर बैठा दिया। वो हक्का बक्का होकर मुहीब को तकने लगी, जो कुछ देर कबल हुई जबरदस्त लड़ाई के बावजूद भी दौड़े चला आया था। उसके लिए जिंदगी में गिलास पहली बार नहीं टूटा था उससे। हाँ, दीवाना वार ख्याल करने वाला पहली बार देख रही थी। वो बेड से उतरकर भागते हुए आया था, इसीलिए नंगे पाँव था, जबकि नजमा के पाँव में फिर स्लीपर मौजूद थे। लगी तो नहीं तुम्हें? फिक्रमंद लहजे में पूछा। नहीं, वो नफी में सर हिलाते हुए बोली। तुम यहाँ बैठो, मैं सफाई करता हूँ। ये कहते हुए वो झाड़ू लेने की नीयत से अभी मुड़ने ही लगा था कि नजमा ने तेजी से अपने स्लीपर्स उतारे। ये पहनो पहले, वरना कांच चुभ जाएगा तुम्हें। वो फिक्रमंद होकर गोया हुई। तुम्हारे दिए जख्मों से ज्यादा अजियत नहीं दे सकेगा मुझे ये कांच, इसलिए बेफिक्र रहो। वो दिलजले अंदाज में कहकर नंगे पांव ही झाड़ू उठाकर लाया और सारा कांच समेटा। वो खामोशी से इसे तकती रही थी। इस लम्हे महसूस हुआ जैसे वो जानवर रहा हो इस पर अपनी। मुहीब, सच बता दो, आने का मकसद क्या है? क्या बाकी रह गया है मेरे पास अब, जिसकी तलब तुम्हें मुझ तक खींच लाई है? मैं जानती हूँ बिला वजह मुझे ढूंढते हुए नहीं आए तुम। वो हट जाई, हाथ धोकर आया तो नजमा उसकी नीली समंदर जैसी गहरी और पुरइसरार आंखों में झांकते हुए इस्तफसार करने लगी। इसके सवालात सुनते ही इसके अनाबी होंठों के किनारों पर उदासी सी हल्की सी मुस्कान नमूदार हुई। ठीक पहचाना तुमने, मैं वाकई बिला वजह नहीं आया। अपनी शार्प निगाहें इसके हसीन चेहरे पर टकाए इसके करीब आते हुए गोया हुआ। मुझे सुकून की तलाश खींच लाई है तुम्हारे पास। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तलब है नज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह स्लैब पर बैठी हुई थी। मुकाबल को अपने करीब आता देख इसकी आंखों में खौफ उभरा, मगर अगले ही लम्हे इस खूबरू नौजवान के मोहब्बत से लबरेज लहजे में अदा किए हुए जुमलों ने इसके खौफ के हसार को तोड़ा। वो सितमगर इसके खूबसूरत चेहरे पर अपने हाथों का प्याला बनाकर अपनी नीली समंदर जैसी हसीन और सहर अंगेज आंखों में देखने पर मजबूर करते हुए इसे अपनी मोहब्बत का फिर एक बार इजहार करने लगा। यूं मोहब्बत का बार बार इजहार करना, बार बार मुकाबिल को अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने की कोशिशें करना, ये मुखालिफ की आदत के खिलाफ था। वो कब किसी से कुछ मांगने का आदी था। जो पसंद आता वो इसका हो जाता, मगर अपनी बीवी के लिए वो बदला
काफी बदला। वो लड़की नहीं जानती थी इसकी तलब दिल को ऐसे लगी है जैसे जिस्म को रूह। क्या यूं तुम्हारी मोहब्बत के इजहार से मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी? इसकी गर्म सांसें चेहरे को झुलसा रही थी। शदीद सर्दी में भी इसे गर्मी का एहसास ताने लगा था। पूरा जिस्म कपकपाहट का शिकार था। इस वजह मर्द की नजदीकी दिल पर जादू सा चलाती मालूम हो रही थी। दिल चाहा बस थाम ले इसे, मगर वो प्रॉपर्टी पेपर्स और अपने साथ हुई हर ज्यादती और जुल्म याद आ गया। वो मुकाबिल के दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से हटाकर रोहानसा और गंभीर लहजे में इस्तफसार करने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर एक साथ जरूर मिल जाएगा, एक मजबूत साथ जो मदद करेगा तुम्हारी सारी तकलीफों को खत्म करने में। बस मेरे साथ वापस चलो। मुकाबिल हसीना की दोनों हाथों को नरमी से अपने दोनों हाथों में कैद करके इसकी स्याह नशीली आंखों में झांकते हुए जज्बात की सदाकत के साथ गोया हुआ। अगर मुझसे मोहब्बत थी तो दूसरी शादी क्यों की? क्यों लाई पलवशा को हमारी बीच? क्यों मुझसे प्रॉपर्टी धोखे से छीन लेने की प्लानिंग कर रहे थे? क्यों मरवाया हमारे बच्चे को? क्यों ये सवालात इसके जहन को उलझाए हुए थे? वो अभी बोल ही रही थी कि शहजीन के रोने की आवाज पर इसके कान खड़े हुए। तुम फिर शहजीन को अकेले छोड़ आए और यहाँ आकर मुझे भी बातों में लगा लिया। हटो, वो हवकी से कहती हुई इसका हाथ छोड़कर तेजी से स्लैब से उतरकर कमरे की जानिब बढ़ गई। वो भी इसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। अनाबिया बेटा, कैसी हो? कितने दिन हो गए तुमने चक्कर नहीं लगाया। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही कमरे से निकला, अनाबिया का नाम सुन इसके कदम असखुद रुके। आज आ जाओ, साथ डिनर करते हैं, अनाइजा बेगम इसे दावत दे रही थी। अच्छा चलो ठीक है। नहीं, माजरत की कोई जरूरत नहीं। वीकेंड नहीं, मैं अगले दिन का प्लान बना लूंगी। बल्कि अच्छा है तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ ही ले आना, हम भी मिल लेंगे इससे। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। बॉयफ्रेंड का लफ्ज सुनकर मानो इसके पांव जम गए थे। न जाने क्यों जिस्म में खून की गर्दिश तेज हो गई थी। ज़ारून, तुम कब आए? अनाइसा बेगम काल मनकता करके जैसे ही पलटी, ज़ारून को अपने पीछे खड़ा पाया, किसी सोच में डूबा पाया। बस अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो सोचा आपको अलविदा करता जाऊं। वो ये कहकर मसनूई मुस्कान चेहरे पर सजाए इनके गले लगा। अच्छा किया। वो हर बार की तरह अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत से गले मिली। वैसे किससे बात कर रही थी आप? दानिस्ता तौर पर अनजान बनते हुए वो इस्तफसार करने लगा। मैं अनाबिया से तेजी से जवाब मिला। ओह, कोई खास बात? खासा तजस्सुस से पूछा, मगर चेहरे पर लापरवाही जाहिर की। नहीं, मैं इसे आज डिनर पर बुला रही थी। मुझे याद आ रही थी इसकी, मगर वो आज डेट पर जा रही है, इसलिए माजरत करने लगी। डेट पर? कहाँ? वो एक एक करके सारी मालूमात ले रहा था। मुझे क्या पता, मैंने नहीं पूछा। वो झुंझला कर जवाब देते ही कहने लगी। वो मुस्कुराने लगा। चले, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वो कहकर मुस्कुराते हुए पलटा, मगर अगले ही लम्हे मुंह बसूरते हुए घर से निकला। ये मूवी बहुत रोमांटिक है, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगी। वह लड़का मुस्कुराते हुए अनाबिया को देखकर बोला। वैसे तो मैं रोमांटिक फिल्मों की शौकीन नहीं थी, मगर राफा के इसरार पर वो डेट पर मूवी देखने चली आई थी। जैसे ही राफा चेयर पर बैठा, किसी ने इसकी सीट पर पीछे से जोर से लात मारी, जिस पर अनाबिया और वो दोनों ही चौंक कर पीछे मुड़े। ओह सॉरी। पीछे मुड़ते ही अनाबिया की आंखें हैरत से बड़ी हुई। ज़ारून, तुम यहाँ? ज़ारून माजरत तलब कर रहा था, जबकि अनाबिया इसे उलझी निगाहों से तकते हुए बोली। वाओ, क्या इत्तेफाक है। ज़ारून खासा मुस्कुराते हुए कह के तेजी से बंदर की तरह पीछे की सीट से उछलकर इसके बराबर वाली सीट पर आ बैठा। अनाबिया, तुम जानती हो इसे? राफा के पूछते ही वो बेचारी कंफ्यूज सी हालत में सर असबात में हिलाने लगी। अच्छा, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? राफा इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। नहायत नरमी से इस्तफसार किया। गोल्डन, अनाबिया जवाब देती। इससे कबल ही इसके बराबर बैठे हुए लड़के ने झट से जवाब दिया, मगर पहनती ज्यादा लाल रंग है। ज़ारून मुस्कुराते हुए बताने लगा।
ओह अच्छा। राफा को बड़ा अजीब लगा इसका यूं जवाब देना, मगर सर खुजाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। अच्छा अच्छा, तुम्हारा पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है क्रिकेट में? इसने अनाबिया की सीट पर अपनी बाहें फैलाते हुए इस्तफसार किया। अनाबिया को गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब भी जवाब इसके देने से पहले ही ज़ारोन ने दे दिया था, जिस पर अब वो अनकंफर्टेबल होने के साथ साथ इसे गुस्से से भी नवाज रही थी। अच्छा, लगता है तुम अनाबिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ज़ारोन इसे कबाब में हड्डी मालूम हो रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, बिल्कुल दुरुस्त। हम दोस्त हैं। दोस्त है ये मेरी। ज़रू ने सुनहरी गुड़िया की निगाहों की तप्श को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए मुस्कुराकर जवाबदा हुआ। पॉपकॉर्न। इसने अनाबिया के आगे पॉपकॉर्न बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया। वो मुस्कुराते हुए अभी अपना सीधा हाथ बढ़ा ही रही थी कि बराबर में बैठा ज़रून जोर से इसका वही हाथ मजबूती से थाम कर चीहा। आहा। अचानक इसके चीखने के सबब वो सुनहरी गुड़िया भी घबराकर इसकी तरफ मुड़ी। राफा और इर्द गिर्द के बाकी लोग अभी इसे उलझी हुई निगाहों से देख ही रहे थे। बहुत खौफनाक सीन था। मेरी तो जान निकल गई। वो इस लड़की का हाथ अपने दिल के मकाम पर लगाए खासा डरे हुए लहजे में बोला, ज़रून रोमांटिक मूवी चल रही है। ज़रून की बात सुनते ही अनाबिया ने हार मानने वाले अंदाज में सर नफी में झटका, फिर इसे शार्प निगाहों से देखते हुए खासा जताते हुए बताने लगी। ओह अच्छा, इसका झूठ फौरन ही पकड़ा गया था, जिस पर वो जुबान दांतों में दबाए तेजी से सीधा होकर बैठा, फिर अपनी दोनों आईब्रो के दरमियानी हिस्से को कुछ जाते हुए शर्मगी से गोया हुआ। जी, वो अभी भी खा जाने वाली निगाह से इसे तक रही थी। ठरकी साला, लड़की को रोमांटिक मूवी दिखाने लाया है। वो दांत पीसते हुए बुड़बड़ाया। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा तुम में क्या अट्रैक्टिव लगता है? राफा अनाबिया से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ज़रून के कान भी इसी की बातों पर लगे हुए थे। अब साला ठरकी कहेगा तुम्हारे होंठ। वो राफा का सवाल सुनते ही दिल जले अंदाज में बुड़बुड़ाया। नहीं क्या? वो लड़की तजस्सुस से इसका चेहरा तकते हुए पूछने लगी। तुम्हारे होंठ। वो शोखी से इसके गुलाबी होंठों पर निगाह टकाई जवाबदा हुआ। बस अब हद हो रही है। राफा के जवाब देते ही ज़रून के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा था जिसमें आग ना भड़की हो? इसे वो लम्हा शिद्दत से याद आया जब वो सुनहरी गुड़िया नशे की हालत में इसकी करीब आ गई थी। इसकी सांसों की महक वो चाह कर भी आज तक बोल नहीं पाया था। इसका वो हाथ चूमना, इसका वो नरम और गर्म लम्स। उप्स सॉरी। अनाबिया की सीट पर राफा का रखा हुआ हाथ इसकी निगाहों को अब और ज्यादा खटक रहा था। दानिस्ता तौर पर खड़ा होकर अपने पीछे की सीट से कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाकर अनाबिया के सीधे कंधे पर डाल दिया, जिसे वो हड़बड़ाकर उठी। फिर इसके सामने मासूमाना चेहरा बनाए माजरा तलब करने लगा। ज़रून, ये मेरी नई ड्रेस थी। वो खड़े होकर अपने कपड़े झाड़ते हुए सदमे से बोली। कोल्ड ड्रिंक राफा के हाथ पर भी आई थी। वो बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त कर ज़रून को गड़ाते हुए देखने लगा। सॉरी यार, हाथ से पता नहीं कैसे फिसल गया गिलास। सॉरी, जब तुम वॉश करके आ जाओ। इसकी डेट खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था वो। बल्कि एक काम करो, मेरे साथ घर चलो। मेरा घर यहाँ से करीब पड़ेगा। इस तरह गीले कपड़ों में तुम अपनी डेट कंटिन्यू नहीं रख सकती ना। चलो। बगैर इसे कुछ बोलने का मौका दिए वो इसका हाथ थाम कर बाहर चल पड़ा था, जबकि बेचारा राफा इसे तकता सा रह गया था। क्या हुआ? बैठो। वो कार का गेट खोलकर इसे देखते हुए बड़ी लापरवाही से बोला, जो अभी तक इसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। ये सब क्या था ज़रून? वो बड़ी संजीदगी से इस्तफसार करने लगी। क्या? वो ना समझ बनने की पूरी अदाकारी करते हुए बोला, ज्यादा होशियार मत बनो तुम। वो शहादत की उंगली इसकी जानिब उठाकर इसके करीब आते हुए गुटी मगर सर्द आवाज में बोली, मैंने क्या किया है? वो अभी भी मासूमाना चेहरा बनाए पूछ रहा था। तुम अच्छी तरह से जानते हो तुमने अंदर क्या किया है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो साफ साफ कहो। इस तरह बच्चों वाली हरकतें करने का क्या मतलब है? और अगर हिम्मत नहीं है अपनी फीलिंग्स कबूल करने की तो पीछे हट जाओ। यही सबके लिए बेहतर है। वो करीब आने लगी तो ज़रून हल्के हल्के पीछे जाने लगा। कार का गेट
इसका कमर के मिस होने से बंद हो गया था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए मजीद करीब आई तो वो कार से जा लगा था। दोनों की आंखें मिली। इस सुनहरी गुड़िया की आंखों में गुस्सा आया था। वो ये कहने के बाद एक लम्हा भी वहां न रुकी। इसके सामने अपने हाथ में पकड़े क्लच से कार की चाबी निकालकर अपनी कार की जानिब बढ़ गई। दोस्त होने के नाते वो अपनी हदूद पार कर रहा था जिसका इसे हक हासिल नहीं था। वो लड़की कबूल कर चुकी थी अपनी मोहब्बत में मिली हुई नाकामी को। अब वो आगे बढ़ना चाहती थी। जिंदगी की खुशियों पर इसका भी हक था। वो अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर तलाश करने की कोशिश कर रही थी, मगर जरून न जाने क्यों इसकी खुशियों की राह में हायल हो रहा था। अपने कमरे में पहुंचकर वो अपने कानों में पहनी स्टार बालियां उतारकर जमीन पर फेंकते हुए रोने लगी। वही जानती थी कितनी मुश्किल से वो आगे बढ़ने की कोशिशें कर रही थी। अपनी पहली मोहब्बत को बुलाने की साई कर रही थी। क्या मैं वाकई अनाबिया के लिए फीलिंग्स रखने लगा हूँ? वो पूरे रास्ते बार बार खुद से ये सवाल करता रहा था। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ नजमा से प्यार करता हूँ। अनाबिया दोस्त है मेरी, बस जज्बात में तगय्युरात का आ जाना एक नॉर्मल बात है। उसके भी आ गया था। मोहब्बत वक्त के साथ अपने रंग बदलती है, तभी तो निकाह रखा गया ताकि मोहब्बत कितने ही रंग क्यों ना बदले, जज्बात कितने ही तगय्युरात का शिकार क्यों ना हो, दोनों के दरमियान एक डोर बंधी रहे। निकाह की डोर, पकीज़ा और मोहब्बत की मजबूत डोर। ये डोर कोई कच्चा धागा नहीं जो फासलों से टूट जाए। ये तो वक्त और आजमाइशों के साथ और मजबूत होती चली जाती है और पुख्ता होती रहती है। हम जब किसी के साथ रहते हैं तो हमारे दरमियान उसका रिश्ता पैदा हो जाता है। ये रिश्ता फासलों की कश्ती में या तो मौजों से टकरा जाए इतना मजबूत हो जाता है, या एक हवा के झोंके से भी बिखर जाए इतना कमजोर पड़ जाता है। गलती इसकी नहीं, हर इंसान मोहब्बत और तवज्जो का भूखा होता है, खास तौर पर मुश्किल औकात में। जब इसका मुश्किल वक्त आया था तब वो तवज्जो और मोहब्बत नजमा ने नहीं, अनाबिया ने इसे दी थी। वो चाहकर भी अपने जज्बात में आए तगय्युरात को नहीं रोक पा रहा था। वाओ, फिर से एक हसीन इत्तेफाक। अनाबिया ने राफा से माजरत करने के लिए कॉल की तो इसने माफी का बदल अपने साथ डिनर करने को कहा, जिस पर वो बखुशी राजी हो गई थी। वो दोनों ऑर्डर देने के बाद अभी बातें कर ही रहे थे कि जरून वहां से गुजरते हुए रुका और दोनों को देख मसनूई मुस्कान चेहरे पर सजाए गोया हुआ। इसे देखते ही अनाबिया को खून खोल उठा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि जरून ये बचकाना हरकतें क्यों कर रहा है। ओह, तुम यहाँ? राफा इसे देख मुंह बसूर कर पूछते हुए बोला, मैं एक मीटिंग के लिए आया था। वो ये कहता हुआ अभी अनाबिया के पास रखी चेयर खिसका ही रहा था कि वो सुनहरी गुड़िया तेजी से अपनी चेयर से खड़ी हुई। एक्सक्यूज मी, इसने जबरदस्ती होंठों पर मुस्कान सजाई राफा से एक्सक्यूज किया और इसी के सामने जरून का हाथ पकड़कर खींचते हुए साइड में ले जाने लगी। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? वो इसे एक साइड में लाकर गुस्से से बिफर कर वजह पूछ रही थी। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं वाकई मीटिंग में आया हुआ था, वो हसत जताते हुए बोला। मगर वो लड़की यकीन करने के लिए तैयार न थी। जरून, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ जिंदगी में, प्लीज मुझे बढ़ने दो। वो हार मानने वाले लहजे में मिन्नत करने लगी। यार, तुम खमाखमा सीन क्रिएट कर रही हो। मैंने कहा ना मैं मीटिंग के लिए आया था। वो दोबारा अपनी बात दोहराने लगा। ओह वाकई, तुम मीटिंग अटेंड करो अपनी, हमारे साथ क्यों बैठ रहे थे? क्योंकि मेरी मीटिंग खत्म हो गई थी और तुम मेरी दोस्त हो। मैंने सोचा थोड़ी देर तुम्हें कंपनी दे दूं, फिर चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरा वहां आना भी बुरा लग जाएगा, वरना मैं ना आता। वो खासा खफकी से आंखों में आंखें डालकर बड़ी बड़खमी से गोया हुआ। इसका जवाब सुन वो जम गई थी। जरून, मैं राफा को लेकर सीरियस हूँ। इसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने का भी सोच लिया है। वो खासा जताते हुए इसे इतला देने लगी। बेस्ट ऑफ लक। न जाने क्यों इस लड़की का कहा जुमला नश्तर से ज्यादा दिल खराश मालूम हुआ। क्या वो वाकई अपने दिल में किसी और को इसकी जगह देने के लिए तैयार थी? वो ये सोचकर रंजीता होते हुए चुपचाप वहां से जाने लगा, जबकि अनाबिया मसनूई मुस्कान चेहरे पर सजाई राफा के पास वापस चली गई थी। जरून ने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार पलटकर देखा। राफा इस सुनहरी गुड़िया का हाथ थामे हुए नजर आया। इस मंजर को देख इसका दिल जलकर कोयला हुआ था।
ये क्या होता जा रहा है मुझे? वो आहिस्तगी से खुद से खुद कलामी करने लगा। तुम्हें नजमा अपनी मॉम को माफ कर देना चाहिए। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। वो लेटकर शहजीन को थपक कर सुला रही थी जब मुहीब पीछे से आकर इससे लगकर लेटते हुए बोला, ओह, अगर गुनाह नहीं तो अपनी माँ की भी करवा दो ना। वो पलटकर आग बगोला होकर गुस्से से जवाब देते हुए बोली, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो करवा भी देता, मगर मेरा बाप अभी जिंदा है। इसका जवाब माना शदीद नागवार गुजरा था इसको, मगर वो जब्त का दामन थामे नहाय तहम्मुल से गोया हुआ। ओह, कोई नहीं, तलाक का भी ऑप्शन होता है। मुकाबिल हसीना जैसे मिर्ची लगाए बैठी हुई थी। नहाय तंसिया मुस्कुराहट के साथ आंखें टमटमाते जवाब देती हुई उठकर बैठी। तुम्हारा खाना हजम नहीं होता कि मुझसे लड़े बगैर? वो अपने गुस्से को खासा कंट्रोल करते हुए एक आईब्रो उचकाकर इस्तफसार करने लगा। हाँ, आदत है ना। वो मुंह चढ़ाते हुए बोलकर शहजीन के दूसरे साइड जाने की नीयत से उठने लगी। यही मेरे पास बैठी रहो। वो बाजू पकड़कर दोबारा अपने पास बैठाते हुए बड़ी नरमी से गोया हुआ। क्यों? पलवशा की कमी मुझसे पूरी करना चाह रहे हो? खासा तंजिया लहजे में वो इसका हाथ अपने बाजू से झटकते हुए पूछने लगी, क्या पलवशा का नाम लेना हर वक्त जरूरी है? वो हवकी से बोला था। ओह, क्यों? नाम सुनते ही याद आ जाती है अपनी बीवी की। वो छीनने वाले अंदाज में इसके गाल को बच्चों की तरह नोचते हुए इस्तफसार करने लगी। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा फ्री हो रही हो? वो अपनी नीली आंखों से घूरते हुए वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला। एटीट्यूड, ओह, तुम मुझे जब चाहे जहां चाहे टच कर सकते हो और मैं नहीं कर सकती। वो एक हाथ कमर पर टिकाकर गली मोहल्लों में लड़ने वाली हालों की तरह त्योरी चरखाई मुंह बिकार कर बोली, टच करने को मना नहीं कर रहा मैं, बस ये मत करो, मुझे सख्त चिढ़ होती है कोई मेरे फेस को हाथ लगाए तो। वो चिढ़ते हुए वजह बयान करने लगा। अच्छा, वो खासा लहराते हुए बोली, जिस पर मुहीब को शदीद एहसास हुआ कि इसने अपनी कमजोरी बताकर गलती कर दी है। फिर क्या था, अगले ही लम्हे वो तेजी से इसके घाल नोचने के चक्कर में जंगली बिल्ली की तरह इस पर कूद पड़ी थी। मगर मुकाबिल भी काफी फुर्तीला था। उसकी आंखों में झलकती शरारत पड़ते ही फौरन ही उसके दोनों हाथ अपने चेहरे पर पहुंचने से पहले ही काबू में किए। नज, मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें, तुम खुद दावत दे रही हो मुझे, फिर बाद में रोना मत। वो इसे पहली बार अपनी रोती धोती बीवी नहीं बल्कि शरारती सी कोई कम सी लड़की मालूम हुई, जिसका बस एक ही मकसद था, मुकाबिल को जितना हो सके तंग करना। हाथ बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए थे इसने, मगर फिर भी वो कमजोर सी दिखने वाली लड़की ताकत आजमाई बंद नहीं कर रही थी। हालत ये थी, वो एक लम्हे का भी मुकाबिल को ब्रेक देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अपने इस जतन में वो बहुत नजदीक आ गई थी, इतना नजदीक कि मुहीब का दिल डोलने लगा था। वो इसकी जोर आजमाई को नाकाम बनाते हुए वार्निंग जारी करने लगा, मगर वो लड़की इस सितमगर की वार्निंग को हाथर में न लाते हुए हाथ इसकी कैद से आजाद करवा के अपने टारगेट को अचीव करने में मसरूफ थी। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। ये इसकी शराफत की इंतहा थी कि इसे खुद वार्न कर रहा था कि पीछे हट जाओ, सोए हुए शेर को जगाने की कोशिश न करो। वह खासा आखिरी जुमला अदा करते ही मुकाबिल को संभलने का मौका दिए बगैर तेजी से करवट लेने लगा। इस नाजुक सिफ्त ने कोशिश की रोकने की, मगर नाकाम रही। अगले पल अपने वजूद को इसके बारी बरकम वजूद के नीचे पाया। कितनी कमजोर हो गई हो तुम, चेहरा भी सफेद पड़ रहा है तुम्हारा। नियत तो इस दुश्मनी जान को तंग करने की थी, मगर जैसे ही इसके हाथों को अपने एक हाथ से कैद कर सर से ऊपर लगाया, नजर चेहरे पर गई। चेहरे को बगौर देखा तो बजाय अपनी फतह पर खुश होने के अफसरदा हो गया। और क्यों करना होता, इसकी बीवी पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले हल्के नमाया थे, चेहरा भी खून की कमी के सबब बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मुकाबिल के हसीन चेहरे पर झलकती अफसरदगी वो नजरअंदाज न कर सकी। तुम क्यों अफसोस कर रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या ये वो हाल नहीं जिसमें तुम और तुम्हारे घर वाले मुझे देखना चाहते थे? पता है, मैं हमेशा
हमेशा सोचा करती थी, क्यों करते हो तुम मुझसे इतनी नफरत? मुझे तो याद नहीं पड़ता मैंने कोई तकलीफ पहुंचाई हो तुम्हें, सिवाय इस निशान के। इसका इशारा आईब्रो पर लगे कट पर था। बहुत वक्त लगा इस मोटी अकल में ये बात आने में कि तुम्हारी नफरत की वजह मेरी जायदाद में बड़ा हिस्सा होना था, मगर ऐसे ही बस ख्याल आता है दिल में कि पूछूं तुमसे, क्या कभी एक लम्हे के लिए ही सही तुमने इस दौलत पर मुझे फौकियत दी, या हमारे दरमियान गुजरा हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ उस जायदाद के लिए था? वो सारी बातें, वो मोहब्बत, सब क्या वो सब सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए था? इसके लहजे से रंग झलकता साफ नजर आ रहा था। मुकाबिल को इसकी सिया नशीली आंखें इन सवालों के जवाब की मुतलाशी मालूम हुई। क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं? मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं अभी लड़ना नहीं चाहता। वो बात को टाल रहा था। मैं लड़ तो नहीं रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। ये हक है मेरा कि मुझे पता हो कि मुझ पर लुटाई तुम्हारी मोहब्बत में से कितना हिस्सा मेरा था और कितना हिस्सा जायदाद का, ताकि अपनी औकात जान सकूं। वो मुकाबिल की नीली समंदर जैसी हसीन आंखों में झांकते हुए नहायत नरमी से जवाबता हुई। इसके लहजे में अफसरदगी अयां थी। मुकाबिल को इसका कहा जुमला अपने दिल पर जख्म लगाता मालूम हुआ। वो अपनी औकात जानना चाहती थी। वो क्या बताता इसे? मुकाबिल की औकात ये है कि मुहीब अजलाल मलक को बीक में अरबों खरबों की जायदाद बगैर किसी सवालो जवाब, बगैर किसी इतराज, बगैर किसी एहतजाज के मुंह पर मार गई थी, जिसके बाद से वो पागलों की तरह इसे ढूंढता और लोगों से लड़ता फिर रहा था। हालत तो ये थी कि अपने बाई तक का गिरेबान पकड़ लिया था। मेरे साथ वापस चलो, तुम्हारा कर्ज है मुझ पर, वो लुटा दूं पहले, फिर इस सवाल का जवाब दूंगा। वो फिर इसे वापस चलने के लिए इसरार करने लगा। कौन सा कर्ज? वो उलझी। पहले वापस चलने पर राजी हो, फिर आगे कोई बात होगी, इसने नरमी से कहते हुए इसके हाथों को आजाद कर दिया और इस पर से हटकर सीधा होकर लेट गया। वो चाहता तो जबरदस्ती ले चुका होता अब तक अपना हक, मगर जबरदस्ती इस बार मंजूर न थी, क्योंकि खौफजदा हो गया था कि जबरदस्ती की तो वो फिर खुद को कैदी तस्वर करेगी, और कैदी का तो मकसद ही सिर्फ और सिर्फ फरार होना होता है। वो खूबरू नौजवान इस बार इसे इत्माद में रखना चाहता था अपने, ताकि वो जान ले वो कोई कैदी नहीं है। इसकी शरीके हयात है, इसकी बीवी, इसके बच्चे की माँ, सबसे बढ़कर इसका दिली और जिस्मानी सुकून। नजमा को मुहीब का खुद से दूर होना बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ। वो तेजी से मुंह बसूरती हुई उठकर बैठी। लगता है पेट काफी बड़ा हुआ है। वो मुंह में बुड़बड़ाती उठकर बाहर चली गई थी। वो खूबरू नौजवान सुन नहीं सका था कि वो क्या बुड़बड़ाती हुई बाहर गई है, इसलिए उलझी हुई निगाहों से इसे जाता हुआ देखने लगा। वो नहाकर निकला ही था कि सेल रिंग हुआ। इसने शोकेस से सेल उठाकर स्क्रीन को देखा तो अनाबिया का नाम चमक रहा था। हेलो। बगैर एक लम्हे की देरी किए कॉल रिसीव की। हेलो जरून, मेरी कार खराब हो गई है और मुझे अर्जेंट कहीं पहुंचना है। प्लीज क्या तुम अपना ड्राइवर भेज सकते हो? मैं अपने ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ। इसने दानिस्ता तौर पर अपने राफा के साथ प्लान को मेंशन नहीं किया था। ड्राइवर ओके, मैं भेज दूंगा, इसने कुछ सोचते हुए कहा। ओके, मगर जरा जल्दी, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ, इसने जल्दबाजी के साथ कहते हुए कॉल मनकता कर दी, ताकि जरूर मजीद कोई सवाल ना कर सके। ड्राइवर को भेजना ठीक नहीं रहेगा, मैं खुद चला जाता हूँ। यही सोचकर वो तेजी से अपनी सफेद टी शर्ट और ब्लू जीन्स जेबतन की बाल हाथों से सेट करता हुआ तेजी से चाबी लेकर चल पड़ा। नाबिया लेट हो जाने के सबब काफी परेशान थी। जैसे ही जरून की कार इसके पास आकर रुकी, वो बगैर ड्राइवर का इंतजार किए खुद पीछे का डोर खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अभी जरून सलाम करने की नीयत से पीछे मुड़ने ही लगा था कि अनाबिया ने तेजी से अपना जेबतन किया कोट उतारा। वो इतनी जल्दबाजी में थी कि इसने ड्राइवर को देखने तक की जहमत न की। इसे यूं कोट उतारता देख जरून सलाम करने का इरादा तर्क करके वापस सीधा होकर बैठ गया था। बैक व्यू मिरर में देखा तो वो अब अपनी सफेद टी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल चुकी थी। सिर्फ कोट उतारने और शर्ट के बटन खोल लेने से ही इसका लुक काफी चेंज हो गया था। फिर इसने अपने बालों को पोनी की कैद से आजाद किया और सारे बाल गर्दन झुकाकर आगे गिराए। फिर
एक अदा से अपने बाल सेट करते हुए गर्दन उठाई। जरून सांस रोके सारे हुस्न के नजारे देख रहा था। कार तक स्टार्ट न की थी इसने, वो तो बस टिकटिकी बांधे इस गॉर्जियस लड़की को तैयार होते हुए देखता रहा, यहाँ तक कि वो मेकअप करना स्टार्ट हो चुकी थी। कहाँ पहुंचे हम? जरून को कार में फुल एसी चलने के बावजूद गर्मी लगने लगी थी। अनाबिया ने फेस पाउडर पफ से लगाते हुए बगैर नजरें उठाए इस्तफसार किया। इसके सवाल पर जरून हवासों में लौटा था। उफ, इसने एक गहरा सांस हवा में खारिज किया। मैंने पूछा कहाँ पहुंचे हैं हम? वो डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाते हुए दोबारा पूछने लगी। अभी तो कार स्टार्ट भी नहीं की है मैंने। जैसे ही जरून की आवाज इस नहरी गुड़िया के कानों की समाज से टकराई, इसकी आंखें हैरत से फैली। इसके हाथ लिपस्टिक लगाते लगाते अस्कुत रुक गए। जरून इसकी जानिब मुड़कर महफूज नजरों से इसका रिएक्शन देख रहा था। तुम्हारे ड्राइवर की सैलरी कितनी है? अचानक बेमौका महल किए जाने वाले सवाल ने मुकाबिल को उलझा दिया। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो शर्मसारी से अपने लिपस्टिक वाला हाथ नीचे करते हुए बड़ी मासूमियत से पूछने लगी। जरून की नजरें और मुस्कुराहट इसे कंफ्यूज कर रहे थे। सोच रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब बड़ी नहीं है ये, वो खासा छीनने वाले अंदाज में एक आंख दबाकर बोला था। जरून मुझे देर हो रही है। वो परेशान होकर गोया हुई। इसे फिक्र लाहक थी कि राफा इसका इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें और तुम्हारी तैयारी देखकर लग रहा है तुम राफा से मिलने जा रही हो, राइट? इसने अंदाजा लगाते हुए एक आईब्रो उचकाकर तफशीशी अंदाज में इस्तफसार किया था। हाँ, अब प्लीज चलें, मुझे देर हो रही है बहुत। वो मुंह बिगाड़ते हुए जल्दबाजी का मुजाहरा करने लगी थी। हम चलते हैं। मुकाबिल का राफा से मिलने के लिए जल्दबाजी करना दिल को शदीद नागवार गुजरा था। हद हो गई है मैडम की। मैं मैडम का पर्सनल ड्राइवर बनकर आया हूँ, अपने सारे काम छोड़कर, मगर इन्हें हाल चाल पूछना तो दूर सलाम तक करने की तौफीक नहीं हुई। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए कार स्टार्ट करने लगा था। लोग पहुंच गए। अभी इसके मुंह से ये जुमला अदा ही हुआ था कि अनाबिया तेजी से कार से उतरकर चली गई थी, जिस पर वो मजीद कुड़ने लगा। कम अज कम बंदा शुक्रिया ही अदा कर देता है अपने मुहसिन का। वो जुज़बुज़ होकर दोबारा कार स्टार्ट करने लगा। क्या तुम शहजीन का ख्याल रख लोगे? मैं 3-4 दिनों से जॉब पर नहीं गई हूँ। मुझे कॉल्स आ रही हैं मैनेजर की, मेरी जॉब चली जाएगी अगर मैं आज नहीं गई तो। वो परेशान और फिक्रमंद लहजे में मुकाबिल को देख लचकदार अंदाज में इस्तफसार करने लगी। ओके, बगैर सेल पर से नजरें हटाए वो बड़ी लापरवाही से जवाबदा हुआ। नजमा को बहुत मायूसी हुई इसका जवाब सुनकर। वो कुछ और सुनने की उम्मीद रखती थी इससे। वो शहजीन को खूब प्यार करने के बाद मुहीब के सामने इसकी फीडर रखकर जाने लगी। अचानक ख्याल आया कहीं मुहीब पीछे से शहजीन को लेकर चला गया तो। बस इस ख्याल का आना था। वो खौफसदा होकर वापस पलटी। तुम इतनी आसानी से कैसे मान गए हो मेरी जॉब करने पर? वो एक आईब्रो उचकाकर तफशीशी शकियाई मजाज में इस्तफसार करने लगी थी। अब इसमें भी प्रॉब्लम है। वो बगैर नजरें उठाए हार मानने वाले अंदाज में अपना सर झटकते हुए बोला। क्योंकि मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, मगर मैंने ये जान लिया है ये नामुमकिन अमल है। तुम एक बेचैन रूह हो जो ना खुद सुकून से जिएगी और ना मुझे जीने देगी। अगले ही पल वो दुनिया जहां की बेजारी अपनी नीली समंदर जैसी गहरी और हसीन आंखों में समेटे मुंह बसूरते हुए खोया हुआ। मुझे खुश करने की कोशिश, और वो भी मुहीब अजलाल मलक कर रहा है। उफ उफ उफ, मैं ये बात मरकर भी ना मानूं। वो कतई अंदाज में दोनों हाथ फोल्ड करके बड़न से बोली। तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मुकाबिल ने थका हारा चेहरा बनाई बेजार निगाहों से इसकी जानिब देखा। इसका बेजार निगाहों से अपने वजूद को तकना नजमा को जलालत का एहसास दिला रहा था, जिस पर वो जुज़बुज़ होकर बोली। जो मैं हूं वो मुझे बनने की क्या जरूरत है? वो फखराना अंदाज में सर उठाकर अपनी छोरी को मसलते हुए मुकाबिल हसीना को देख अकर कर गोया हुआ। मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या सोच रहे हो। इस हसीन दिलरुबा की छोटी आंखें करके कहते ही मुकाबिल थकार के सेल साइड पर रख के इसके रूबरू खड़ा हुआ। कैसे मेरे दिमाग से वाईफाई का कनेक्शन लिया है तुमने? हालांकि जरूरत दिल के कनेक्शन लेने की थी। वो दुनिया जहां की मासूमियत चेहरे पर सजाए सवाल करने लगा था। ज्यादा मासूम मत बनो,
मैं जानती हूँ तुम मेरा बेटा लेकर भागने की प्लानिंग कर रहे हो। इसके रोतू सा चेहरा बनाकर कहते ही मुकाबिल अपना सर पकड़ने लगा था। एक एक करके अपने सारे रिश्ते को खोया था इसने। वो फिर माँ हो, बाप हो या शोहर, यही सबब था कि बहुत हसास हो गई थी। वो डर गई थी। हर वक्त उसे खौफ लाहक रहता था कि अगर इसने मुहिब की बात ना मानी, वो वापस चलने के लिए राजी ना हुई, तो वो उसका बेटा लेकर चला जाएगा। लगता है दूरी के सबब कनेक्शन ठीक नहीं पहुंच रहे, वो मज़ाहिका खेज अंदाज में कहता हुआ इसके करीब आया। मैंने माना तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा जलाद मैं ही हूँ, मगर यकीन जानो इतना जलील नहीं है ये। मुहिब अजलाल मलक के एक दूध पीते बच्चे को इसकी माँ से जुदा कर देगा, इसलिए ये खौफ दिल से निकाल दो। वैसे भी मैं तुम्हें लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाला, चाहे मुझे कितने ही साल यहाँ क्यों ना गुजारने पड़े। इसकी गुलाबी गाल पर नरमी से अपना हाथ रखकर यकीन दहानी करवाने लगा कि कुछ भी हो जाए इसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। और अगर ये भी कोई धोखा निकला तो दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वो मुकाबिल की हसीन आंखों पर दोबारा इतबार करने की भूल नहीं कर सकती थी। मुहिब अजलाल मलक तुम्हें जुबान देता है, अपनी बीवी लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। इसकी आंखों से झलकती मोहब्बत और सदाकत मजबूर कर रही थी इस सितमगर पर यकीन कर लेने पर। वो क्या कहती है, अब कहने को कुछ छोड़ा ही नहीं था इसने। बीवी का लफ्ज अदा करके इसे लाजवाब कर दिया था। हेलो, पेपर्स का क्या हुआ? नजमा के जाते ही इसने अपनी सेक्रेटरी को कॉल की। सर, आपको कैलिफोर्निया पहुंचते ही मिल जाएंगे, दुम मुतमिन अंदाज में जवाब दिया गया। गुड, वो कहकर काल मुनकता करने ही लगा था कि मुकाबिल ने तेजी से लचकदार अंदाज में कहा, सर प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए। छोटा मुंह बड़ी बात, मगर मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला है। वो सालों से मुहिब अजलाल मलक के लिए काम कर रही थी, इसे ये अचानक किए जाने वाला फैसला बिल्कुल भी मुनासिब मालूम नहीं हो रहा था। तुम्हारी सैलरी तुम्हारे घर हर महीने पहुंच जाएगी, परेशान ना हो, वो नरमी से जवाबदा हुआ। वो वाकिफ था ये बहुत बड़ा कदम है जो वो उठाने जा रहा है। हो सकता है कल को इसे अपने इस फैसले पर पछताना भी पड़े, मगर इसे इसके अलावा कोई और रास्ता नजर भी तो नहीं आ रहा था। वो बहुत रंजीदा था, मगर किसी पर जाहिर नहीं होने दे रहा था। सर, आप जानते हैं मैं सैलरी की वजह से परेशान नहीं हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी फिक्र है। मुकाबल तेजी से एहतजाजन बोली। इसके लहजे में फिक्र का अंसर नमाया था। शादीशुदा हूँ मैं, पहले लाइन मारती तो शायद बात बन जाती। वो दानिस्ता तौर पर इसकी बात को गलत रंग देकर इस्तहसाया अंदाज में गोया हुआ। इसके जुमले सुनते ही साइमा का दिल रोने का चाहा। वो वाकई मुहिब की पर्सनैलिटी को शुरू से बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो हमेशा अपने वर्कर्स का बहुत ख्याल रखता था। मुझे ना बदलिए, प्लीज एक बार फिर सोचिए। अगर आपके इस अमल के बाद भी जैसा सर अपनी हरकतों से बाज न आए तो फिर आप क्या करेंगे? वो मिनती लहजे में फैसले पर नजरसानी करने की दावत दे रही थी। देखते हैं, यही तो वो डर था जो मुहिब की नींदें उड़ाए हुए था कि अगर इसके इतने बड़े और सख्त फैसले के बाद भी जायजा बास ना आया तो फिर वो क्या करेगा? वो दुनिया से तो लड़ सकता था, मगर अपने छोटे भाई से नहीं। भाई भी वो जिसे वो जान से बढ़कर मानता हो हमेशा। इसने जायजा को अपनी औलाद की तरह देखा। इसकी आंखों में शदीद रंज उभरा। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वो शहजीन के पास आकर बैठ गया। इसे बड़ी मोहब्बत से अपनी गोद में उठाया। सॉरी, बाबा जानते हैं ये शहजीन की हक तलफी है, मगर बाबा को इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। यकीन जानो आपके बाबा ने कभी भी नहीं चाहा कि आप वो सब सहो जो आपके बाबा ने सहा है, मगर वक्त और हालात पर बाबा का जोर नहीं है। वो इसकी पेशानी चूमने के बाद सीने से लगाते हुए रंजीदा लहजे में गोया हुआ। शहजीन अचानक रोना शुरू हो गया था। मुहिब ने इसके मुंह से फीडर लगाई, मगर दूध पीने के बाद भी वो फिर रोने लगा। लगता है आपको अपनी मामा की याद आ रही है। एक राज की बात बताऊं, बाबा को भी आ रही है। वो आखिरी जुमला आहिस्तगी से कान में सरगोशी करते हुए बोला था। वो अपने बेटे से नहायत दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था। अच्छा, आप पहले खामोश हो जाइए, फिर बाबा आपको मामा के पास लेकर चलेंगे, लेकिन पहले आपको तैयार करना पड़ेगा। बाबा पहली बार आपको तैयार करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ओके, वो इसे बेड पर
लिटाकर लचकदार अंदाज में गोया हुआ। शहजीन को शायद इसकी बात समझ आ गई थी। वो रोते रोते चुप होकर इसका चेहरा देखने लगा था। चलो शुक्र है, इस मामले में तुम अपनी मामा पर नहीं गए, जिसे मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। इसके दिल चले अंदाज से कहते ही शहजीन ने फिर रोना शुरू कर दिया था। मामा की बड़ाई की इसलिए रो रहे हो? वो अंदाजा लगाते हुए बोला। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। आपकी मामा बहुत अक्लमंद खातून है, बस इस अकल को यूज कैसे करना है इन्हें समझ नहीं आता। आप प्लीज रोना बंद कीजिए। वो इसे गोद में लेकर हाथों का झूला देते हुए चुप करवाने की कोशिशें करने लगा। अचानक नाक को शदीद बू महसूस हुई तो इसके रोने की वजह समझ में आई। तो पैम्पर गंदा कर दिया है आपने, इसलिए रो रहे हो? अरे अरे, इसमें रोने की क्या बात है, बाबा है ना, अभी आपको चेंज करवाते हैं। वो इसे बेड पर लटाकर अलमारी में रखे। एक शापर से पैम्पर लेकर आया और वाइप्स। इसने नजमा को पैम्पर चेंज करवाते देखा था 2-3 मरतबा। शहजीन बाबा पहली बार कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, वो मिनती अंदाज में कहते हुए पैम्पर चेंज करवाने लगा। ये एक कुदरती अमल है कि वालिदैन को अपनी औलाद की गंदगी साफ करने से गिन नहीं आती। इसे भी बिल्कुल नहीं आई थी।